हमने लोन लिया 50,000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट 1% माना था हमने, ये 1% मंथली माना था हमने, इस हिसाब से ये 12% ईयरली है, 12% पर एनम है। इसके बाद हमने जो इंस्टॉलमेंट है, टाइम है, वो 24 लिखा था, ये 24 हमारे मंथली इंस्टॉलमेंट है, मतलब 2 साल के लिए ये पेमेंट है। इसके बाद हमको ईएमआई या पीएमटी कैलकुलेट करना चाहिए। एक्सेल में उसको पीएमटी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में ईएमआई कहते हैं। एक्सेल में माइनस का मतलब होता है पैसा जेब से जा रहा है, क्योंकि लोन है, लोन का पैसा जेब से जा रहा है, तो जाते समय वैल्यू माइनस हो जाती है। अगर हम लोग पीएमटी को बगैर माइनस के यूज करते हैं, इक्वल टू माइनस पीएमटी रेट कॉमा टाइम कॉमा प्रिंसिपल, तो ये माइनस दिखाता है। जो भी चीज ब्रैकेट में आती है इसका मतलब होता है वो वैल्यू नेगेटिव है। हमारे एक्सेल में नेगेटिव वैल्यूज को दिखाने का मेथड है कि वो उसको ब्रैकेट में डाल दिया जाता है। जब कभी भी किसी कंपनी का आप फिगर्स देखेंगे और वो फिगर माइनस है, जैसे उसका प्रॉफिट डाउन जा रहा है, तो लोग माइनस करके नहीं दिखाते, तो ये एक तरीका होता है उसको शो करने का। इसलिए अभी जो आप ब्रैकेट देख रहे हैं तो इसका मतलब ये वैल्यू माइनस है। माइनस क्यों है? एक्सेल का कंसेप्ट ये है कि एक्सेल कहता है क्योंकि मेरी जेब से पैसा जा रहा है, जेब से माइनस हो रहा है, दैट्स वाई हम उसको माइनस दिखा रहे हैं। तो माइनस को प्लस करने के लिए हम इसको माइनस पीएमटी करके यूज करते हैं, तभी हमारा आंसर यहाँ पे हमको पॉजिटिव दिखाई देता है। इसीलिए फंक्शन में माइनस लगाया जाता है, इक्वल टू माइनस पीएमटी रेट कॉमा टाइम कॉमा प्रिंसिपल, और इस तरीके से वैल्यू आ जाती है। फिर हमने यहाँ पर बनाया था इंस्टॉलमेंट नंबर, कि कौन सा नंबर है हमारा सीरियल नंबर, इंस्टॉलमेंट नंबर, कौन सा इंस्टॉलमेंट है, उस इंस्टॉलमेंट पे कितना हमको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है और कितना हमारा प्रिंसिपल बच रहा है। हमारा कंसेप्ट ये था कि हम लोग ईएमआई दे रहे हैं अपना 2353 की, तो जैसे ही हम अपना ईएमआई पे करेंगे तो सबसे पहले उसमें से इंटरेस्ट लेस होगा, उसके बाद जो बचेगा माना जाएगा कि हमारा इंस्टॉलमेंट लेस हो रहा है। जो इंस्टॉलमेंट लेस हो रहा है उसमें से लोन में से कम होकर के बैलेंस होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर 1 2 3 4 करके इंस्टॉलमेंट बना लिए थे। 24 इंस्टॉलमेंट चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 24 इंस्टॉलमेंट बना लिए थे। कोई जरूरी नहीं कि 24 ही हो, फिलहाल 24 का एग्जाम्पल किया था। सबसे पहले होता है सिंपल इंटरेस्ट लगा रहे हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P इंटू आर कर रहे हैं, इंटू टी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक ही है, अपॉन 100 इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक्सेल परसेंटेज जहाँ पे लगा हुआ होता है उसको डिवाइडेड बाई 100 अपने आप कर देता है, इसलिए हमने अपॉन 100 नहीं लगाया है। तो हमने केवल लिखा है P इंटू आर। तो इसका मतलब 1 महीने का इंटरेस्ट आ गया 500 रुपये, और उसको हम लोग EMI से लेस करते हैं। 2300 में 500 गया 1800 रुपये। अब हमने बैलेंस 50,000 में से 1800 रुपये पे कर दिए, 48,000। दूसरा जो लोन का इंस्टॉलमेंट लगेगा वो इस 48,000 पे लगेगा, क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट एक इंस्टॉलमेंट जा चुका है और ये 50,000 रुपये में से 1800 रुपये हम दे चुके हैं, इसलिए 48,000 रुपये पे लगेगा। तो 48,000 मल्टीप्लाइड बाई 1% करते हैं हम लोग 48,000 मल्टीप्लाई बाई 1% करते हैं, बैलेंस इंटू रेट करते हैं और रेट वाले कॉलम को एब्सोल्यूट कर देते हैं, क्योंकि एक आगे प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया, और इसके बाद इसी तरीके से EMI माइनस इंटरेस्ट कर दिया, और EMI वाले कॉलम को हम लोग यहाँ पर एब्सोल्यूट कर दे रहे हैं, EMI वाले कॉलम को यहाँ पर एब्सोल्यूट कर दे रहे हैं। इसके बाद बैलेंस माइनस प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला यही रहता है। तीनों को एक साथ आपको कॉपी करना है, ध्यान रखना है कि तीनों सेल्स को एक साथ कॉपी पेस्ट करना है, तभी आंसर जनरेट होगा, वरना नहीं। ऐसा करने से आ जाता है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको फॉर्मेट सेल में जा करके उसको सेट कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारा ये टेबल कंप्लीट हो जाता है। इतना हम लोगों ने कल पढ़ा था। हम लोग इसको चेंज करते हैं, हम हाउसिंग लोन लेते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये मंथली इंस्टॉलमेंट है, और बात को समझिएगा, मैं फिर रिपीट करता हूँ 1% का मतलब क्या है। कोशिश करिए कि पहली 1-2 बारी जो प्रॉब्लम्स, जो कठिन चीजें हैं, कैलकुलेटिव चीजें हैं, एक बार में नहीं समझ में आएंगी, तो
2 बार, 3 बार, 4 बार करना पड़ेगा। एक दो बार में आंसर आ ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम्स हो रही है, देख देख के करना पड़ रहा है, रटना पड़ रहा है, तो 2 से 3 बार हो सकता है कि थोड़ा समझ में आए। धीरे धीरे 2-3 बार में तो आ ही जाएगा, आप रट सकते हैं उसको। लेकिन रटने की अपेक्षा अगर हम लोग लॉजिकली समझेंगे कि वो लोन है, पैसा देना है, कितना करना है, तो रटने की जरूरत कम पड़ेगी। अब जैसे 1% हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं, तो 1% और 24 का मीनिंग हमेशा याद रखिएगा, नहीं तो उसके बगल में कॉलम बना लीजिएगा, ये मंथली इंस्टॉलमेंट है और वो 1% का। अब एक्चुअल पोजीशंस के बारे में बात करते हैं। ये तो जो क्लास के हिसाब से है, जो क्लास के हिसाब से क्लास में एक सरल एग्जाम्पल लेके समझाया जाएगा। लेकिन जो बाहर एक्चुअल में आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे, आप कहेंगे सर वास्तव में अगर अभी मैं बाइक लेने जाऊं और उससे 50,000 फाइनेंस कराऊं, तो ये क्या वाकई मेरा 2353 रुपये निकलता है कि नहीं निकलता है? वो कहेगा सर, वो कह सकता है 2380 रुपये, आपको अरे मेरी क्लास में तो 2353 निकला था, राइट? आप ज़्यादा क्यों ले रहे हो सकता है मे बी, राइट? तो थोड़ा सा इंडस्ट्री में 2-4 चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो वो लोग फाइल चार्ज लगाते हैं, 1,000-1,500 रुपये और ले लेते हैं, फाइल चार्ज लेते हैं, राइट? क्योंकि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, लोन ऐसे ही 50,000 रुपये का आपको दे नहीं देंगे। बोर्ड लगे होते हैं, आइए गाड़ी ले जाइए, और वास्तव में जब ले जाने जाइए तो फिर वो 2-3 दिन चक्कर लगवा देते हैं, क्योंकि हर किसी को नहीं दिया जा सकता। पहले पूरी तरीके से चेक होगा कि 2 साल तक आप दोगे भी कि नहीं दोगे, तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, उसके लिए वो फाइल चार्ज लगा सकते हैं, है ना? ये फाइल चार्ज ऐसा भी हो सकता है कि कई जगह पर ये भी है कि 6 महीने का अगर हम लोन लेते हैं तो वो कहते हैं कि 0% पर आपको लोन दिया जा रहा है, आपको कोई ब्रांच देना ही नहीं है, ये भी कह सकते हैं। तो क्या चीज़ है कि भाई हमें 8,000 रुपये का या 10,000 रुपये का एक मोबाइल लेना है, 10,000 रुपये का मोबाइल और 1% की दर से 6 का देखिए कितना रुपये आ रहा है, 1725 रुपये आ रहा है। 1725 गुणे 6 करते हैं हम लोग, देखिए 10,352 रुपये ही तो आ रहा है। 10,000 का मोबाइल है, 1% की दर से ब्याज की दर है, और 6 महीने में हम उसको पैसे दे देंगे, तो 6 महीने की दर से वो 352 रुपये बन रहे हैं केवल, राइट? अब वो 352 रुपये आपसे ऐसे नहीं मांग रहा है, वो कह रहा है कि आपसे हम इंटरेस्ट लेंगे ही नहीं, आप आइए मोबाइल ले जाइए, बस 400 रुपये हमको दे दीजिएगा, जो मेरा पेट्रोल का खर्चा है, आएंगे जाएंगे और जो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, राइट? आप भी खुश, वो भी खुश, उसको तो ब्याज चाहिए ना। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से 400-500 रुपीज नॉमिनल चार्जेस आपसे वेरिफिकेशन के, 700 रुपये वेरिफिकेशन के चार्ज कर सकते हैं, 300 रुपये वेरिफिकेशन के चार्ज कर लेते हैं, तो ब्याज पूरा एक साथ अपने आप ले लेते हैं। उनको ब्याज चाहिए, कस्टमर को लगता है कि इससे ब्याज नहीं लिया जा रहा, राइट? ठीक है ना? तो कोई भी कंसेप्ट हो सकते हैं, कोई भी कंसेप्ट हो सकता है वो आपसे चार्ज ले, हो सकता है चार्ज। तो ये डिपेंड करता है कि 6 महीना है, 3 महीना है, लेकिन इससे ज़्यादा पर आपको 0% भी मिलता नहीं। 3 महीने 6 महीने का ब्याज बहुत कम होता है, तो फाइल चार्ज में ही एडजस्ट हो जाता है, या किसी और तरीके से वो लोग ले सकते हैं, डिपेंड्स, या अलग अलग लोगों की पॉलिसी हो सकती है। ये हमारी क्लास का पार्ट नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जब आप थोड़ा सा और डिटेल मार्केट में जाएंगे या अभी एक्सेल का और डिटेल एनालिसिस करेंगे, तो इसमें 2 कंसेप्ट और होते हैं। हम ये इंस्टॉलमेंट मान रहे हैं कि कब दिया जा रहा है, एक वो लोग क्या करते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट उसी समय चार्ज कर लेते हैं, पहला इंस्टॉलमेंट क्लियर होता है तब डिलीवरी करते हैं, या उन्होंने जो 20,000 आपसे ले लिया तब डिलीवरी किया। तो उसमें 2 कंसेप्ट होते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट है वो बिफोर दिया जा रहा है कि एंड में दिया जा रहा है। बिफोर दिया जा रहा है तो इसका मतलब इंटरेस्ट बिफोर चार्ज हो रहा है, एंड का मतलब है ये एंड वाला प्रोसेस बना। थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है जब आप एक्चुअल में कहीं पर लोन लेने के लिए जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं फॉर्मूला यही अप्लाई। हमारा कंसेप्ट हमको पता होना चाहिए कि लोन के अंदर जो ईएमआई जा रही है, उसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड है और प्रिंसिपल भी इंक्लूडेड है, नंबर 1।
ओके, अब इसका रिवर्स सोचिए, अब इसका रिवर्स सोचिए। इसका रिवर्स सोचिए। रिवर्स सोचने का मतलब हम LIC जमा करते हैं, हम LIC जमा करते हैं। जब आप LIC जमा करते हैं या किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा देते हैं या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, FD करते हैं, तो वो आपको पैसे देती है सरकार। या बैंक में जमा करते हैं तो बैंक में पैसा इंटरेस्ट सहित आपको वापस मिलता है, तो वो आपको कहते हैं। अब रिवर्स चलिए, वो कहते हैं कि आप 2300 रुपये हर महीने जमा करते रहिए, 2 साल बाद आप हमसे 57,000 रुपये ले लीजिएगा। तो वो कैलकुलेशन वैसे दिखाते हैं, 50,000 रुपये आप जमा करेंगे, मिलेंगे आपको 60,000 रुपये। 2 लाख रुपए की आप LIC कराएंगे, मिलेगी आपको, जब मैच्योरिटी होगी तो आपको मिलेगी, उतना पैसा आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए तो उतना पैसा आपको मिलेगा, राइट, उतना पैसा आपको मिलेगा। तो वो भी यही कंसेप्ट है, आपने लगाया, लगाने के बाद उसमें इंटरेस्ट ऐड हो गया तो आपका पैसा बढ़ गया, राइट। फिर अगली बार उस ब्याज पे भी ब्याज मिलना चाहिए, इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। सिंपल मैथ हाई स्कूल की हम लोगों ने पढ़ी है, एक साधारण ब्याज होता है और एक कंपाउंडिंग ब्याज होता है। कंपाउंडिंग ब्याज का मतलब, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। मान लीजिए आज मैंने 1,000 रुपये जमा किया, आज मैंने बैंक में जमा किया 1,000 रुपये, 1 महीने बाद उसमें 10 रुपये ब्याज मिला, इतना मिलता नहीं है, एक मोटा मोटा एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं, राइट, इतना मिलता नहीं है। लेकिन हमने माना कि हमने अगर बैंक में आज 1,000 रुपये जमा किया तो वो 1 महीने बाद कितना हो जाएगा, 1,010 रुपये हो जाएगा। अगले महीने बैंक में देखना चाहिए 1,010 रुपये, जब हम 1,000 उसमें से और जमा करें, राइट, तो जो हमको ब्याज मिलना चाहिए वो 1,000 पे नहीं, 1,000 पे नहीं मिलना चाहिए, 1,010 रुपये पे मिलना चाहिए। तो समथिंग हो जाना चाहिए 10 रुपये 10 पैसा हो जाना चाहिए, ब्याज पर ब्याज मिलना चाहिए, ब्याज पर ब्याज मिलना चाहिए, राइट। इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, इट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। तो अगर आप ऊपर से पेमेंट की स्थिति पे आप देखेंगे तो वो रिड्यूसिंग। नीचे से अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, हमारा एक्सेल फाइनेंस इंडस्ट्री इस पर काम करता है, जितने भी इन्वेस्ट, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लोन देते हैं, हम लोग लोन लेते हैं, राइट। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड में। बैंक कैसे कमाती है, बैंक पैसा कमाती है कैसे, आप बैंक में खाता खोलते हैं, बैंक आपका पैसा बैंक में जमा कर देते हैं और उसके ऊपर ब्याज देती है, आपका पैसा भी संभालती है और आपको ब्याज भी देती है। ये काम वो कैसे करती है, तो सेल परचेज तो वो करती नहीं है कि नहीं। तो बैंक की इनकम होती कैसे है, बैंक सेविंग बैंक्स या लोगों से पैसा लेती है, उस पैसे को इंडस्ट्रियलिस्ट को एज अ लोन की तरीके से देती है, इंडस्ट्रियलिस्ट उस पैसे से बिजनेस करते हैं, कमाते हैं, देश की इकोनॉमी चलती है और बैंक को ब्याज मिलता है, वो ब्याज हमको, वो बैंक हमको देता है, वही उसकी इनकम। बैंक के पास पैसा रखे रहते हैं, हम सभी लोग ने बैंक में 300-300 रुपये 500-500 रुपये जमा किए हुए हैं, सबका खाता है हमारी बैंक में, और आजकल तो कम से कम 1,000 रुपये का खाता खुला हुआ, तो हर बंदे का 1,000 रुपये का खाता खुला हुआ, राइट। और हम लोग बैंक कितने दिन से नहीं गए, वो 1,000 रुपये तो हमारा पड़ा ही है ना बैंक, उसको तो हम लोग निकाल भी नहीं पा रहे, उस 1,000 के ऊपर जमा करते हैं, उसी से निकालते हैं, मिनिमम 1,000 रुपये पड़ा हुआ है हमारा बैंक में। तो जितने खाते हैं सब में 1,000 रुपये बैंक का पड़ा हुआ है, कईयों का ज्यादा पड़ा है, किसी का 5,000 पड़ा है, किसी का 7,000 पड़ा है, किसी सैलरी आई 10,000 रुपये, तो हम उसी दिन थोड़ी निकाल देंगे, 2-4 दिन खर्च होने में लगेगा, पूरी सैलरी एक दिन में तो नहीं खर्च हो जाएगी, 8-10 दिन 30 दिन तक तो पैसा उसके अंदर धीरे धीरे करके कम। तो बैंक के पास वो मनी रहती है करोड़ों रुपए, बैंक उसको ब्याज पे देती है लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग उस बैंक से पैसा लेते हैं, उससे अपना बिजनेस चलाते हैं, वो लोग इंटरेस्ट देते हैं, जो लोन लेगा वो ब्याज देगा और बदले में और उसी हम लोग को ब्याज मिलेगा। जैसे चैनल चलता है, अब चार्ज होने वाला अमाउंट ज्यादा होगा, जब हम आपसे 12% पे लेंगे तब हम आपको लेती है बैंक 12%, देती है हमको 4%, आज के डेट में 3.25% चल रहा है। बैंक का रेट जो चल रहा है
9.75 चल रहा है। यहाँ मैंने कितना एज्यूम किया है, 12% एज्यूम किया हुआ है, 12% एज्यूम किया हुआ है, एक साल का 12% मैंने एज्यूम किया हुआ है। एक्चुअल इस समय चल रहा है 9.5 या 9.10। सरकारी बैंकों से आप लेंगे तो 9.5 9.10 के आसपास चल रहा है। तो अगर ये 9.5% हुआ, अगर ये 9.5% हुआ तो यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए, यहाँ पे क्या आंसर आना चाहिए? अगर ये 9.5% एनुअल हुआ तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाई 12। एक साल का 9.5 तो एक महीने का जितना है डिवाइडेड बाई 5, यही तो होगा सिंपल मैथ, राइट। तो आइंदा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे 1% एग्जैक्ट नहीं लिखेंगे, है ना, ये तो क्लास हो गई, ये तो क्लास हो गई। जब हम बाइक खरीदने जाएंगे तो उससे पूछेंगे कि इंटरेस्ट रेट बताइए, आप किस इंटरेस्ट रेट पर हमसे इंटरेस्ट चार्ज करने वाले, तो वो आपको एग्जैक्ट बताएगा। 10.5 ले रहे हैं, 11 ले रहे हैं, 11.5 ले रहे हैं, 12 ले रहे हैं, 13 ले रहे हैं, 14 ले रहे हैं, तब वो बताएगा। तब आप कंपेयर करिए, अगर वो 14 बोलता है, 14% कहता है, तो आप दूसरे से पूछिए जा करके। अगर वो 13 लेता है तो आप उससे खरीदें, बाइक तो वही रहेगी, राइट। लेकिन जो 14% इंटरेस्ट के हिसाब से चार्ज कर रहा होगा उसकी EMI ज्यादा बनेगी, 13% के हिसाब से चार्ज कर रहा होगा उसकी कम बनेगी। अगर पॉसिबल है तो फिर आप बैंक से लीजिए जा करके, उनसे फाइनेंस नहीं कराइए, फिर आप बैंक से फाइनेंस कराइए। जो नेशनल बैंक है, SBI, PNB, ये लोग 9.5 9.10 तक चार्ज करते हैं। पर्सनल लोन करते हैं नहीं करते हैं ये भी देखना पड़ेगा, हाउसिंग लोन में होता है, डिपेंड्स। मतलब आपको जानना क्या है, ये कॉमन क्लास चल रही है, मैं फिर से बार बार रिपीट करता हूँ, एक्सेल वाली क्लास कल खत्म हो चुकी है। ये अदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, राइट, कि इंटरेस्ट रेट हमको डिसाइड करना चाहिए। जब भी हम लोग EMI के बारे में बात करेंगे तो उससे एक चीज जरूर पूछ लेंगे, सर इंटरेस्ट रेट आप कितना चार्ज कर रहे हो हमसे। तो वो 9.5 से लेकर के 15 के बीच में कुछ भी आपसे चार्ज कर सकता है। अगर वो अगर ये SBI बैंक है, 9.5% है, तो यहाँ पर आंसर आएगा। अब आप इसको डेसिमल में करेंगे, अब आप इसको डेसिमल में करेंगे, इसको डेसिमल में करेंगे तो ये इस हिसाब से दिखाई देगा। तो आपको उसको सोचना नहीं है, वो कैलकुलेशन नीचे अपने आप हो गई। 2393 की जगह 2295 रुपए की किस्त अपने आप कैलकुलेट हो। तो हमें केवल इंटरेस्ट के लिखने की मतलब है, कैलकुलेशन तो वही चलेगा, उस कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, हम लोग हाउसिंग लोन लेते हैं जो कि 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, 50 लाख, 25 लाख तक का होता है। तो अगर हम 15 लाख रुपए लोन ले रहे हैं तो हमने 15 लाख रुपए घर के लिए लोन लिया है, जो कि 20 साल तक किस्त चलेगी, 20 साल तक किस्त चलेगी। अगर 20 साल तक किस्त चलेगी तो कितनी किस्तें बनेंगी, दिस मल्टीप्लाई बाई 12। रेट को 12 से डिवाइड करना चाहिए, टाइम को 12 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, यही तो होगा। जो रेट होगा हर महीने के हिसाब से होगा, इसलिए 12 से डिवाइड हो जाएगा। जो टाइम है वो हर महीने होगा तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक साल में 12 किस्तें, तो 20 साल में 240, 20 इंटू 12। तो अब की बार हम लोग 15 लाख रुपए या 5 लाख रुपए लोन ले रहे हैं, 5 लाख रुपए लोन लेते हैं। चलो 15 लाख लेते हैं, 15, 50, 1500, 15,000, 1,50,000, 15 लाख। अगर आप 15 लाख रुपए लोन लेंगे, घर के लिए लोन लेंगे, 20 साल के लिए लोन लेंगे, 13,000 रुपए की पर मंथ की आपकी EMI आ रही है। मैंने आपको 13,000 रुपए जमा करने पड़ेंगे किस्त, राइट। 10 लाख लेंगे तो आपको 9300 रुपए की किस्त आपको जमा करनी पड़ेगी, 9300 रुपए की। अब ध्यान दीजिए, जो आप 9300 दे रहे हैं उसमें से ब्याज 7900 कटेगा,
उस समय तो आपने देखा ब्याज बहुत कम था, केवल 500 रुपये था, लेकिन और टाइम पीरियड सिर्फ 1-2 साल था, क्योंकि टाइम पीरियड 20 साल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, शुरू में ब्याज बहुत ज़्यादा कटेगा, शुरू में ब्याज बहुत ज़्यादा कटेगा। 9300 की किस्त आ रही है 10 लाख के लोन पर, आप 9300 देंगे, उसमें से 7900 इंटरेस्ट कटेगा, केवल 1400 रुपये आपका प्रिंसिपल का। ये पूरा 240 तक आपको बनाना पड़ेगा जाकर, क्योंकि 20 साल की पूरी किस्त बनेगी जाकर, पूरी 20 साल की किस्त बनेगी। इस तरीके से करते हुए आप कोई भी कैलकुलेशन देख सकते हैं कि हाउसिंग लोन के लिए कितना बनेगा। अगर कार खरीदते हैं, 5 लाख की कार खरीदते हैं तो कितना बनेगा, राइट। कार खरीदने गए हैं, आपने 5 लाख रुपए लोन लिया है, 5 लाख का लोन, 5 साल कार का लोन 5-6 साल से ज़्यादा का मिलता नहीं, 5-6 साल से ज़्यादा का नहीं मिलता है। अगर आप कार खरीदेंगे 2 लाख रुपए या 3 लाख फाइनेंस कराएंगे, 2 लाख करते हैं फाइनेंस, 1800 रुपये की किस्त नहीं, 60 किस्तें, 5 साल के लिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिए 5, तो 5 साल के लिए 4200 रुपये महीना जाएगा। देखेंगे 60 पे जाके खत्म। तो डिफरेंट वैल्यूज को आप ट्राई करके देखिए कि कितना हो रहा है, कितना नहीं। ओके, ये मंथली था। अगर क्वार्टरली करेंगे तो रेशियो 3 का कर दीजिएगा, हाफ ईयरली करेंगे तो रेशियो 6 का कर दीजिएगा। ये रेशियो 12 का है, मंथ में 12 का रेशियो चलेगा। हाफ ईयरली करेंगे तो 2 का करेगा, 2 साल में 2, क्वार्टरली करेंगे तो 4। अगर ये क्वार्टरली किस्त है, हर 3-3 महीने में हम किस्त देंगे, तो हम उसको डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे और टाइम को मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे, अगर क्वार्टर होता है तो। जैसे LIC की बात करते हैं, LIC एनुअल भी जाती है, क्वार्टरली भी जाती है, हाफ ईयरली भी जाती है। हम हर महीने जमा कर सकते हैं, 3-3 महीने में जमा करते हैं, 6-6 महीने में जमा करते हैं, या साल में एक बार जमा करते हैं। तो LIC हो गई 10 साल के लिए, LIC हो गई, एक साल के बाद इंस्टॉलमेंट जा रहा है, हर 6-6 महीने में इंस्टॉलमेंट जा रहा है। तो वो अगर हमारी 5000 रुपये की LIC जा रही है, 5000 रुपये पर क्वार्टर दे रहे हैं, तो 10 साल के बाद हमको कितना पैसा मिलेगा, ये सब थोड़ा बैठ करके कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ओके, तो जितना भी इंश्योरेंस सेक्टर है वो सब आकर के एक्सेल पर आपको शीटें बनानी है, कैलकुलेट करना है। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करनी है। डेट फंक्शन, हम लोगों ने डेट लिखी थी, याद है आपको? डेट 3 तरीके से लिखी जाती है, DD-MMM-YY 15 सितंबर 2022 ऐसे लिख सकते हैं, 9/15/22 ऐसे लिख सकते हैं MMDD-YY में, या इक्वल टू डेट फंक्शन करके लिखते हैं, इक्वल टू डेट ईयर, इक्वल टू डेट ईयर मंथ 9, तारीख 15 या 16 जो भी। तो डेट को लिखने के 3 तरीके थे, 3 तरीके से लिखने के बाद उसको फॉर्मेट कर दिया जाता है। फॉर्मेट अपनी मर्जी से कर दिया जाता है, कस्टम पे जाकर के DD-MMM-YY या जो फॉर्मेट हम चाहें वो हम लोग बना सकते हैं। इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले से। ऐसे अब आपको जरूरत पड़ने वाली है, अब आपको जरूरत ये पड़ेगी कि डेट लिखी हुई है तो उसमें से डेट अलग करो, मंथ अलग करो और ईयर अलग कर दो, डेट अलग कर दो, मंथ अलग कर दो और ईयर अलग कर दो। तो इक्वल टू डे फंक्शन है, डे ऑफ द डेट, डे ऑफ द डेट, ये दिन अलग कर देगा। इक्वल टू मंथ ऑफ द डेट, मंथ अलग कर देगा। इक्वल टू ईयर ऑफ द डेट, ईयर अलग कर देगा। तो हमारे 4 फंक्शन हो गए, जल्दी जल्दी करते हैं, सब छोटे छोटे हैं आज के फंक्शन, अब ज्यादा कठिनाई वाले फंक्शन नहीं है।
तो पहला फंक्शन हुआ डेट, वाई वाई कॉमा एम एम कॉमा डी डी, इसका काम है डेट को एंटर करना। फिर इसमें से डे ऑफ द डेट अलग कर सकते हैं, मंथ ऑफ द डेट अलग कर सकते हैं और ईयर ऑफ द डेट अलग कर सकते हैं। डे अलग, मंथ अलग, ईयर अलग। इसी तरीके से जब आपको टाइम लिखना है, आपको टाइम लिखना है तो आप टाइम लगा सकते हैं इक्वल टू टाइम आवर कॉमा मिनट कॉमा सेकेंड। कभी आपको टाइम लिखना है तो आप टाइम ऐसे लिख सकते हैं, आवर कॉमा मिनट कॉमा सेकेंड करके लिख सकते हैं, तो टाइम लिख जाएगा। और फिर टाइम में से आवर अलग करना है, मिनट अलग करना है, सेकेंड अलग करना है। तो आवर, आवर ऑफ द टाइम, टाइम मतलब टाइम का सेल, मिनट, मिनट मतलब मिनट अलग करना है, मिनट ऑफ द टाइम एंड सेकेंड ऑफ द टाइम। आवर, मिनट, सेकेंड। चेक कर लेते हैं, सेकेंड है कि सेकेंड्स है कि टाइम लिखना है, आपको टाइम लिखना है इक्वल टू टाइम, टाइम हो रहा है इस समय 12:55, 12:55, ऐसे लिखा मैंने, 12:55 आ गया। मैंने लिखा इक्वल टू टाइम आवर कॉमा मिनट कॉमा सेकेंड, टाइम आ गया। इसमें से आवर अलग करना है तो आवर ऑफ द टाइम, आवर अलग हो गया इक्वल टू मिनट, इक्वल टू मिनट ऑफ द टाइम, मिनट अलग हो गया इक्वल टू सेकेंड ऑफ द टाइम। सेकेंड है, एस नहीं लगा हुआ है, सेकेंड, सेकेंड ऑफ द टाइम, सेकेंड्स अलग हो गए। अब ये फिर बात करता हूँ, अभी इसका यूज नहीं समझ में आएगा, आगे प्रोग्रामिंग में आपको करना पड़ेगा। डेट अलग, टाइम अलग और सेकंड अलग करने पड़ेंगे आपको, आवर मिनट सेकंड सब अलग अलग करने पड़ सकते हैं। क्योंकि जब पेपर स्टार्ट हुआ है, जब एग्जाम स्टार्ट होगा तो 12 बजे आपने पेपर देना स्टार्ट किया, 3:28 पर कॉपी आपसे छीन ली गई, या 30 मिनट का टेस्ट है, 15 मिनट का टेस्ट है, तो मिनट जुड़ेंगे, मिनट्स ऐड होंगे, राइट। जब दौड़ होती है तो 9.48 सेकंड में किसी ने जीता, तो सेकंड्स पर फर्क पड़ जाता है कितने बजे दौड़ स्टार्ट हुई और कितने बजे दौड़ खत्म। एक है टुडे, एक फंक्शन है टुडे, ये नल फंक्शन है, ये आज की तारीख आपको बताएगा। क्या करते हैं, जब फाइल को प्रिंट निकालना होता है तो नीचे टुडे फंक्शन लगाते हैं, जब टिकट बुक होती है तो तारीख छप के आती है, टुडे लगा देते हैं, तो जो आज की तारीख होती है वो अपने आप वहां पर प्रिंट हो जाती है। और तारीख के साथ साथ बुकिंग के समय तो तारीख और टाइम दोनों आता है, तो उसके लिए नाउ फंक्शन है इक्वल टू नाउ। एक है टुडे और एक है नाउ। टुडे जो है वो केवल डेट को दिखाएगा, जो नाउ है वो अभी का डेट और टाइम दोनों दिखाएगा, डेट और टाइम दोनों दिखाएगा। आपसे डिफरेंस पूछा जाएगा, टुडे और नाउ में अंतर बताइए। तो टुडे शोज ओनली करंट डेट, वेयर इज द नाउ शोज डेट एंड टाइम बोथ। जो टुडे फंक्शन है आज की तारीख बताएगा, नाउ जो है वो डेट और टाइम दोनों बताएगा। अब आप उसको आगे जाके फिर वही कस्टम पे जाकर अपने हिसाब से केवल इसको टाइम आपको देखना है तो केवल आप टाइम में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपका मन है। तो अभी का टाइम यहाँ पर आ जाएगा, अभी का टाइम इसमें आ जाएगा। हम लोग टेक्स्ट के बारे में रीड कर रहे हैं कि टेक्स्ट एक फंक्शन है जो दी हुई वैल्यूज को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेता है। अगर नंबर्स की वैल्यूज हैं तो उसको लिखना चाहिए इक्वल टू टेक्स्ट सेल एड्रेस कॉमा 0 करके सिग्निफाई करना चाहिए। तो 0 हमारा होता है वैल्यू न्यूमेरिक के लिए, अगर डेट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट सेल एड्रेस कॉमा DDMM YY, या जो फॉर्मेट हम चाहते हैं DDMM का वो हम लोग यहाँ पे शो करा सकते हैं। टाइम को आवर मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना होता है, इसीलिए इक्वल टू टेक्स्ट सेल एड्रेस कॉमा आवर मिनट सेकंड करके। हमारा इसका यूज होता है कि जब हम लोग डेट या टाइम को कॉन्केटिनेट कर रहे होते हैं या फंक्शंस में यूज कर रहे होते हैं तो वो कॉन्केटिनेट नहीं हो पाता है। हम लोग पहले भी डिस्कस किए थे, ये एक डेट है जो कि टेक्स्ट नहीं है, और कॉन्केटिनेट फंक्शन जो होता है वो टेक्स्ट को कॉन्केटिनेट कर पाता है, डेट को कर नहीं पाता है। दैट्स वाई हमें डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब होगा। अगर हम लोग नॉर्मल कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से, मैंने लिखा डेट ऑफ बर्थ इज, DOB इज, या कोई भी हमारा टेक्स्ट चल रहा होगा, और ऐसा करने के बाद हमने यहाँ पर इसको लिखा।
अगर नॉर्मल वे में हम इसको ऐसे लिखते हैं तो ये नहीं आता, क्योंकि लिख जाता है डेट ऑफ बर्थ इज 37,485, जो कि उसकी डेट की वैल्यू होती है, डेट की वैल्यू होती है, और वो नहीं दिखा पाता है। इसलिए मुझे डेट को कॉन्केटिनेट यदि करना है तो डेट को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसलिए आप टेक्स्ट फंक्शन यूज करिए, इक्वल टू टेक्स्ट डेट कॉमा dd बाय बाय। हमको देखने में दोनों तारीखें एक जैसी लग रही हैं, लेकिन हम पहचान पा रहे हैं एक राइट अलाइन है, लेफ्ट अलाइन, ये डेट है और ये टेक्स्ट है। इसको अगर आप कॉन्केटिनेट करेंगे, इस वाले सेल को B14 की जगह अगर आप C14 को टेक्स्ट कॉन्केटिनेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। मैंने कहा DOB इज C14 क्योंकि टेक्स्ट में ऑलरेडी कन्वर्टेड है। तो आगे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर हमने इसको अलग से नहीं लिखा हुआ है तो हम कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, इक्वल टू कॉन्केटिनेट, धीरे धीरे करते हैं ध्यान से। कॉन्केटिनेट, कोई स्ट्रिंग लिखा, स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ इज, कोई टेक्स्ट लिखा, इसके बाद मैंने यहाँ पे टेक्स्ट फंक्शन का यूज किया, टेक्स्ट डेट कॉम dd तो आप चाहें तो हमेशा एक्सेल में दो रास्ते होते हैं आपके पास, एक एक्स्ट्रा सेल का यूज करें या फिर डायरेक्ट आप फंक्शन की तरह नेस्टेड कर लें। फंक्शन नेस्टिंग होने का मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को आप यूज कर लें। इक्वल टू कॉन्केटिनेट, ध्यान से ये ऐसी चीजें हैं जो आपको नोट कर लेना चाहिए ताकि आप उसको देखकर इजीली वहां पे प्रैक्टिस कर पाए। ध्यान से समझिए, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। आपको एक चीज को 3 से 4 बार करिए ताकि आपको लॉजिकली समझ में आ जाए कि वैसा क्यों टेक्स्ट लिखा जा रहा है, क्या हो रहा है। किसी फंक्शन को दो तरीके से यूज करते हैं, एज अ वैल्यू, एज अ टेक्स्ट, एज अ वैल्यू, एज अ वेरिएबल। एज अ वैल्यू का मतलब वैल्यू डाल दिया, एज अ वेरिएबल का मतलब उसमें एज अ सेल एड्रेस यूज किया। आर्गुमेंट मे बी अ वैल्यू, मे बी अ सेल एड्रेस। अब आएगा इन द सिमिलर वे, हमारा पेपर स्टार्ट हुआ 11 बजे और 2:30 बजे मैंने सबमिट किया। स्टार्ट टाइम और एंड टाइम, मैंने पेपर स्टार्ट किया, हमारा टाइम था 11 बजे, 11 × 0 × 0 आवर मिनट सेकेंड। 11 बजे पेपर स्टार्ट हुआ, 2:35, 2:30, 2:40 या 3 बजे मुझे पेपर को खत्म करना है। इक्वल टू टाइम, मैंने 14:30 पे पेपर को खत्म किया। 14:30 पे पेपर को खत्म किया, 2:30 बजे पेपर खत्म हुआ। तो नॉर्मल आप माइनस करेंगे इसको तो आंसर नहीं आएगा। अगर हम B20 - B21 ये करते हैं, मतलब कितनी देर का पेपर चला, 2.5 घंटा आंसर आना चाहिए, यहाँ पे 3.5 घंटे आना चाहिए। तो आप माइनस करोगे, अगर शो कर जाए आपका तो ठीक है, डेट का फॉर्मेट उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, दैट्स वाई ठीक है। इन केस नहीं कर पाए या कॉन्केटिनेट नहीं हो पाए, आंसर जनरेट नहीं कर पाता है आपको, तो आप यहाँ पर भी टेक्स्ट को यूज कर लीजिएगा, टेक्स्ट दिस कॉमा, अब की बार आपको लिखना पड़ेगा आवर कॉमा। तो आवर B20 - A20 मतलब एंड टाइम माइनस स्टार्ट टाइम, और उसका जो फॉर्मेट है आवर और मिनट में होना चाहिए, आवर और मिनट में होना चाहिए। तीन घंटा 30 मिनट पेपर चला। जैसे आप टाइम को बदलेंगे आपको पता पड़ जाएगा। अगर ये पेपर 12:45 पे खत्म हुआ था तो 1 घंटा 45 मिनट आपका पेपर चला। हमारा अगला टॉपिक
ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में हम लोग को साइन कॉस 10 की वैल्यू निकालनी है। हम लोग साइन 90, साइन 45, साइन 60, साइन 30 ये वैल्यूज को कैलकुलेट करना चाहते हैं। क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, वैल्यूज नहीं होती हैं, इसलिए हमें एक डिग्री फंक्शन का यूज करना होता है। पहले डिग्रीज ऑफ द वैल्यू, डिग्रीज ऑफ द वैल्यू लिखा आपने, इक्वल टू होल्ड करें प्लीज, रेडियंस चेंज कर लीजिए, रेडियंस यूज करेंगे हम लोग, रेडियंस ऑफ द वैल्यू, रेडियंस ऑफ द वैल्यू, और उसके बाद आप साइन रेडियन लगाएंगे, उसके बाद आप साइन रेडियन लगाएंगे। जो आपने लिखा है 90, 45, 60, इसको एक बार आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे। हमने फंक्शन लगाया साइन इक्वल टू रेडियन ऑफ द नंबर और उसके बाद साइन ऑफ द रेडियन। आप 2 बार में आंसर निकालेंगे, डायरेक्ट साइन 90 का आंसर नहीं आएगा, 90 को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब वो रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तब उस वाले सेल का, रेडियन वाले सेल का आप सेल एड्रेस दीजिएगा कि साइन ये तो साइन 91 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। तो उसके वैल्यूज आपको यहाँ पे कैलकुलेट होकर के दिखाई देंगे। यही कॉस में लगा देंगे, यही 10 में लगा देंगे। कॉस एक्सेट कॉस करना है तो 1/, कर देंगे। हमारा साइन 90, साइन 45, साइन कॉस 10 में आपको बस यही ध्यान देना है कि जो साइन 90 है वो 90 को आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के बाद आप आंसर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका होता है हमारा पाई इक्वल टू, जब आप पाई लगाते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, तो जब कभी भी आपको पाई का यूज करना होगा तो इक्वल टू पाई करके आप यूज कर सकते हैं। एक फंक्शन एबीएस है आपके पास, एबीएस, ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए है। मैं सिर्फ उतना ही पढ़ा रहा हूं जो वाकई आप सबको जरूरत है। जितना जरूरत नहीं है मैं उतने की क्लास नहीं ले रहा हूं, लेकिन जहां जहां आपको यूज करना ही पड़ेगा उतने फंक्शन हमको पढ़ने जरूरी है। पाई आपको कहीं ना कहीं आगे जाके लगाना पड़ेगा, जब भी आपको पाई लगाना हो आप पाई लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो पाई एक नल फंक्शन होता है, पाई एक नल फंक्शन होता है जिसको हमको सिर्फ लिखना होता है इक्वल टू पाई। इसके बाद एक फंक्शन होता है एब्सोल्यूट होता है। एबीएस जो फंक्शन होता है वो किसी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट करता है। नोट कर लीजिएगा, एबीएस का काम होता है पॉजिटिव बना देना। किसी भी, अगर वो संख्या पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगी, निगेटिव है तो भी पॉजिटिव रहेगी। मतलब एबीएस ऑफ 5 भी आपको 5 दिखाई देगा और एबीएस ऑफ -5 भी आपको 5 दिखाई देगा। अगर आप करते हैं एबीएस ऑफ 5 तो 5 आएगा, लेकिन एबीएस ऑफ -5 भी आपको 5 दिखाई देगा। तो एबीएस का काम है किसी निगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर देना। जब कभी आपको आंसर निगेटिव आ रहा होगा और आपको निगेटिव नहीं शो करना तो आप एबीएस लगा दीजिए, तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसके बाद लास्ट फंक्शन पढ़ रहे हैं इज एरर। फंक्शन आज खत्म हो जाएंगे, आखिरी फंक्शन है हमारा इज एरर। इज एरर क्या फंक्शन, क्या कहीं पर कोई गलती है? इज एरर ये लॉजिकल फंक्शन है। इज एरर क्या वहां पे कोई गलती है ये बताता है। ये सेल पर बताता है कि क्या कोई मिस्टेक है, क्या कोई मिस्टेक है, ये बताता है। एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आधा हम बताएंगे, आधा आप लोग कोशिश करिएगा। जितने दिन आपको लगे आप इत्मीनान से 1 दिन में, 1 घंटे में, 2 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, 10 दिन में, जब आप कर पाए तब उसको कंप्लीट करिएगा। राइट,
हो सकता है आप 15 मिनट में कंप्लीट कर ले, हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए, हो सकता है आपको 7 दिन लग जाए, लेकिन कोशिश करिएगा, जैसे जैसे कोर्स चलेगा कोशिश करिएगा अपने आप खत्म करने की। हमने नाम लिखे थे भूपेंद्र सिंह, आकांक्षा वर्मा, कुछ बच्चों के नाम है रोलिका, दीपिका देवी, ऐसे करके कोई भी नाम हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं। मानसी गुप्ता, रौनक अवस्थी, अवस्थी। हम लोग को इसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग करना था, याद होगा आपको, स्पेस गिन रहे थे, हम लोग ने इसको लेफ्ट से या मिड से निकाल लिया था। मेथड पढ़ा था कि अगर इसका भूपेन, आकांक्षा, रोलिका अलग अलग करना है तो लेफ्ट फंक्शन के थ्रू कर सकते हैं। लेफ्ट से नाम दे देंगे तो आ जाएगा, लेफ्ट से 5 देंगे तो रोहन आ जाएगा, लेफ्ट से 5 देंगे तो मानसी आ जाएगा। लेकिन सही तरीका नहीं, क्योंकि भूपेन में ज्यादा लेटर है, आकांक्षा में ज्यादा है, रोलिका में है ही नहीं, राइट। राम का नाम होगा, राम सिंह होगा तो 3 ही लेटर होंगे, तो पहचान क्या है कि उसमें स्पेस है, जहां पर स्पेस है उसके पीछे निकालना है, राइट। तो हमको स्पेस को फाइंड करना पड़ेगा कि स्पेस कहां पर है, स्पेस कहां पर है। तो इस एरर के साथ साथ हम लोग फाइंड फंक्शन यूज करेंगे। पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि स्पेस किस जगह पर है। इक्वल टू फाइंड दिस, इसका सिंटेक्स होता है जो चीज ढूंढनी है फाइंड टेक्स्ट कॉमा विद इन टेक्स्ट। इसका सिंटेक्स है फाइंड टेक्स्ट कॉमा विद इन टेक्स्ट, मतलब क्या ढूंढना है और किसके अंदर ढूंढना है। तो ये आपको पोजीशन बता देता है, ये बताता है कि उसके अंदर है या नहीं, अगर है तो कहां पर है। तो मैंने कहा फाइंड स्पेस इन A3, फाइंड स्पेस इन A3, एंटर किया मैंने, तो इसने बता दिया कि 10वीं पोजीशन पर है, 10वीं पोजीशन पर है। इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, रोलिका देवी कर देते हैं। अगर सारे नामों में फर्स्ट स्पेस सेकंड स्पेस, फर्स्ट नेम सेकंड नेम है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसने बता दिया, इसने 10 पर है, 8 पर है, 7 पर है, तो हमको ये पता पड़ गया कि 10वीं पोजीशन पर स्पेस है तो 9 तक निकालना है, 8वीं पोजीशन पर स्पेस है तो 7 तक निकालना है, 7वीं पोजीशन पर स्पेस है तो 6 तक निकालना है। तो आप लेफ्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं कि इक्वल टू लेफ्ट स्ट्रिंग कॉमा ये वाला सेल -1, ये वाला सेल माइनस, लेफ्ट का आपको याद होगा, लेफ्ट होता है स्ट्रिंग कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, तो वो कैरेक्टर हमने यहाँ से पता कर लिए, 10 चाहिए, 9 चाहिए, 8 चाहिए, जो पोजीशन होगी उससे 1 कम, क्योंकि स्पेस वाला तो कैरेक्टर हमको चाहिए नहीं। तो जैसे आप ये कमांड देंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आपको तो फाइंड कमांड से मैंने फाइंड कर लिया, फाइंड कमांड से मैंने फाइंड कर लिया कि कहाँ पर स्पेस है, और यहाँ पे लेफ्ट फंक्शन में ये पहले भी पढ़ा जा चुका है। अब मैंने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स अपनी जगह देने की बजाय -1 वहां पे लगा दिया। ऐसे करके आ सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आने वाली है, जो प्रोजेक्ट कहाँ पे लगने वाला है, रोलिका में अगर नहीं है, राइट, किसी में फर्स्ट नेम है और सेकंड नेम नहीं है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर बिगड़ जाएगा, हमारा नाम सिर्फ संध्या है, आगे हम कुछ नहीं लिखते, राइट। तो हमारा फॉर्मूला बिगड़ जाएगा क्योंकि उसमें स्पेस है ही नहीं, राइट। हम तो ढूंढ रहे थे स्पेस है, आखिरी में तो स्पेस होगा नहीं। तो जिसमें फर्स्ट नेम और मिडिल नेम है, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है, उसका तो आंसर सही आएगा, और जिसमें केवल फर्स्ट नेम है वो बिगड़ जाएगा। तो होना ये चाहिए कि जिसका फर्स्ट नेम है वो फर्स्ट नेम निकले, नहीं है तो वही तो भी पहला ही नाम निकल आना चाहिए, एरर नहीं आनी चाहिए। तो यहीं पर अब हमारा इज एरर, अब थोड़ा सा क्लास को बढ़ा रहे हैं। यही पहले तो हमको लेफ्ट फंक्शन यूज करने से पहले अब हम ये नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमने देखा कि संध्या में तो स्पेस है ही नहीं, संध्या में मिडिल लास्ट नेम है ही नहीं, उनका नाम सिर्फ संध्या है। तो हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर कोई वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, कोई वैल्यू आ रही है कि,
क्या फाइंड ने फाइंड किया कि नहीं किया, क्योंकि फाइंड कमांड अगर फाइंड करता है तब तो बता देता है कि उसने कहाँ पे मिला, लेकिन अगर फाइंड नहीं कर पाता है तो नहीं बताया उसने कि वो नहीं मिला, राइट। उसने एक एरर जनरेट कर दी, नॉट अ वैल्यू, इसको पढ़ते हैं नॉट अ वैल्यू, कोई हमको वैल्यू नहीं मिली। तो अब हम इसको कैसे देखेंगे, हमारे पास एक फंक्शन है इज एरर। इज एरर का मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि क्या कंप्यूटर ने कोई एरर जनरेट किया, क्या कंप्यूटर ने कोई एरर जनरेट किया। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये लॉजिकल फंक्शन है। इज एरर, इज एरर क्या गलती है, इज एरर ऑफ द सेल एड्रेस, इज एरर ऑफ द सेल एड्रेस, क्या ये गलती है। यस, ट्रू का मतलब गलती, फॉल्स का मतलब गलती नहीं। तो जहां जहां गलती होगी वो बता देगा कि हाँ ये गलती है, मतलब गलती है का मतलब वहां पे स्पेस। ओके, अब मेरा इफ बनेगा, अब मेरा इफ बनेगा। सोचिए इफ क्या बनना चाहिए, हमने एक सेल बनाया, राइट, उसमें फाइंड किया स्पेस, दूसरा सेल बनाया, उसमें ये देखा कि स्पेस मिला कि नहीं मिला, राइट। एक और मुझे निकालना पड़ेगा, अभी इसको छोड़ते हैं। अब सिचुएशन क्या बनती है, अब सिचुएशन ये बनती है कि अगर स्पेस नहीं है तो उसको लेफ्ट से पूरे लेटर निकाल लेने चाहिए, अगर स्पेस नहीं है तो उसको लेफ्ट से पूरे कैरेक्टर निकाल लेने चाहिए, चाहे वो राम हो, चाहे वो मोहित हो, चाहे वो संध्या। और अगर स्पेस है तब स्पेस -1 करके निकालना चाहिए। दो ऑप्शन हो गए कि क्या एरर है, अगर एरर है तो इसका मतलब लेफ्ट से पूरे निकालो, और अगर एरर नहीं है तो जितने आए हैं उसका -1 निकालो। यही तो कर रहा हूँ, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, इतनी बात समझ में आ रही है, यही तो सिचुएशन बनी, राइट। तो तो लेफ्ट से सारे कैरेक्टर निकालने का कौन सा कमांड था, लेफ्ट सॉरी, कोई नाम कितना बड़ा है ये जानने का कौन सा कमांड था, लेंथ, राइट। क्योंकि संध्या में कितने लेटर हैं, राम में कितने लेटर हैं, रोलिका में कितने लेटर हैं, आपको कैसे पता पड़ेगा, लेंथ से पता पड़ेगा। तो हमें एक फंक्शन की और जरूरत है, लेंथ। कितने सारे कॉलम बनेंगे जा करके, तब हमारा आंसर निकलेगा, तब हमारा आंसर निकलेगा। अब हमारा ये होगा कि अगर वैल्यू ट्रू है तो इसको निकालो, अगर वैल्यू फॉल्स है तो इससे एक कम निकालो। अब आप इफ लगा दीजिए, इक्वल टू इफ, ऐसे करते हैं हम लोग करते हैं इक्वल टू इफ इज एरर इक्वल टू इफ इज एरर, तो ये वाला सेल अगर एरर है तो लेफ्ट से स्ट्रिंग कॉमा उसकी लेंथ, अदरवाइज लेफ्ट से स्ट्रिंग कॉमा ये वाला सेल -1। अगर एरर है तो लेफ्ट से उसकी लेंथ, अगर एरर नहीं है तो जो स्पेस है उसका -1। यही तो कंडीशन बनी, एंटर किया मैंने, एंटर किया। इफ इज एरर लेफ्ट से ए, अदरवाइज लेफ्ट से ए, एंटर करते हैं। इफ इज एरर तो लेफ्ट से ए, अदरवाइज ए, इफ इज एरर is error if is error is error this one,
yes, then it should be left Sandhya comma length, okay, otherwise left say history cell -1, करेक्ट। संध्या, इसको कॉपी पेस्ट करते हैं। अब सबका आंसर आता है, चाहे वो संध्या, अगर किसी का भी नाम हटा भी देंगे, केवल आकांक्षा वर्मा कर देंगे तो भी आकांक्षा आ जाएगा, आकांक्षा गुप्ता लिखा होगा तो भी आकांक्षा आ जाएगा। अब वो कोई भी एरर आपको जनरेट नहीं करेगा। हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन तीनों कॉलम को हाइड रखेंगे, इन तीनों को हमको दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर कोई भी नाम डालेंगे, सुमित नाम डाला, सुमित आ गया, हमने नाम डाला यश वर्मा, यश आ गया। तो नाम में अगर लास्ट नेम होगा तो भी आएगा, नहीं होगा तो भी आएगा। 3 फंक्शन यूज हुए, 4 फाइंड किया, स्पेस को फाइंड किया, उसकी लोकेशन को देखा, उसमें ये सिचुएशन आई कि स्पेस मिल सकता है और स्पेस नहीं मिल सकता। तो हमने देखा कि वो एरर अगर नहीं मिलेगा तो एरर एक फंक्शन है जो बताएगा, तो उससे पता किया, फिर लॉजिक लगाया कि अगर एरर आ रही है तो इसका मतलब स्पेस नहीं है, तो उसको लेफ्ट से सारे कैरेक्टर निकाल लो या मिड से निकाल लो। आप चाहे लेफ्ट लगाएं, चाहे मिड लगाएं, चाहे राइट लगाएं, वो आप स्वतंत्र हैं। तो हमने लेफ्ट लगाया है, आप मिड भी लगा सकते हैं। तो अगर वो स्पेस नहीं है तो लेफ्ट से सारे निकाल लो, और नहीं तो जहां तक स्पेस है उसके पीछे वाला निकाल लो। ये मैंने आपको फर्स्ट नेम निकालना बताया है, आपका प्रोजेक्ट है, आप मिडिल नेम और लास्ट नेम निकालेंगे। तो इसको करने में आपको समय लगेगा, हड़बड़ी मत करिएगा, हड़बड़ी मत करिएगा। पहले तो आराम से